रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रागिनी अपने घर का काम कर रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर रागिनी अपना काम छोड़कर घर के दरवाजे पर जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी में औरत खड़ी है, जिसके सफेद बालों से खुशबूदार गजरा महक रहा है और उसकी आंखों पर काला चश्मा था और होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक, और वो अपने चश्मे को अपने आंखों से नीचे खिसकाकर प्यार से कहती है, क्या ये मोना डार्लिंग का घर है, जिनकी एक खड़ूस और एक बदसूरत बीवी है जिनका नाम सरला है? क्या कहा? बदसूरत औरत? मोना डार्लिंग, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताओ, मिलना किससे है? मुझे मोना यानी मोहन लाल जी से मिलना है। ये उनका घर है या नहीं? हाँ, ये उनका ही घर है और मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ। लेकिन आप कौन हो? आपने अपने बारे में नहीं बताया। क्या कहा? तुम रोहन की पत्नी हो? जब वो 2 साल का था तब देखा था उसे, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है और इस सरला की बच्ची ने मुझे शादी में बुलाया भी नहीं। इसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी। अरे वो सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि आप हो कौन? रागिनी इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर सरला आ जाती है और रागिनी से कहती है, क्या बात है रागिनी, इतनी देर से किससे बात कर रही है? और ये बुढ़िया कौन है? मुझे बुढ़िया तो ऐसे कह रही है जैसे खुद अभी जवान हो। अरे अकल की अंधी, मैं तेरी बहन मिंटू हूँ। ध्यान से देख, इतनी बूढ़ी हो गई है कि तुझे मेरी शक्ल भी याद नहीं। बड़ी आई मुझे बूढ़ी कहने वाली। मेरी याददाश्त आज भी इतनी अच्छी है कि तेरे सारे काले कारनामे याद है मुझे। मैं तो बस तुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। जा निकल जा यहाँ से, मुझे तुझसे नहीं मिलना। अरे कौन कमबख्त तुझसे मिलने आया है? मैं तो अपने प्यारे जीजा जी से मिलने आई हूँ। हट मेरे रास्ते से। मैं तुझे उनसे नहीं मिलने दूंगी। चली जा मेरे घर से। बहू, इसे अंदर नहीं जाने देना, मेरी मदद कर। मैं भी देखती हूँ तू मुझे उनसे मिलने से कैसे रोकती है। इतना कहकर अब दोनों सास बहू मिंटू को घर में जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी इन तीनों की आवाज सुनकर रागिनी का ससुर भी बाहर आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? और ये औरत कौन है भाई? मोना डार्लिंग, देखो मैं आ गई। मैं मिंटू यानी मालती, उन्नति रामेश्वर टिंकू उर्फ मिंटू। आपकी साली मिंटू आ गई। अरे मिंटू, तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? हमें तो लगा तुम हम सबको भूल ही गई हो। मोना डार्लिंग, मैं सबको भूल सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। हाय, सफेद बालों में भी कितने सेक्सी लग रहे हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? चलो। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पर तुम्हारी ये बुढ़िया मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। पर अब तुम आ ही गए हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। इतना कहकर मिंटू मोहन का हाथ पकड़कर उसके साथ घर में चली जाती है। उन दोनों के पीछे रागिनी की सास सरला भी चल देती है और ये सब देखकर रागिनी कहती है, अरे यहाँ हो क्या रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? ससुर जी उस औरत का हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं। माँ जी उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। और वो औरत, आखिर वो है कौन? जाकर पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। इतना कहकर अब रागिनी भी उनके पीछे चल देती है और अंदर जाकर वो देखती है कि मिंटू उसके ससुर से 1 इंच भी दूर नहीं हो रही थी और उन दोनों को देख देख कर सरला बहुत चिढ़ रही थी। ऐसे ही रात होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और रागिनी मिंटू के कमरे में जाती है और मिंटू से कहती है, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे उन सभी सवालों के जवाब दे सकती हैं? शायद मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या सवाल करने वाली हो, मेरे और तुम्हारे ससुर के बारे में ना? हाँ, आपने सही कहा। माँ जी आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बहू, अगर 30 साल पहले तेरी सास मेरे साथ धोखा नहीं करती तो आज मैं तेरी सास होती और तेरे ससुर मेरे पति। ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी ने आपके साथ धोखा किया? आप मुझे सब सही से बताओ। मिंटू रागिनी को बताती है कि जवानी के समय में मिंटू का रिश्ता मोहन से तय हुआ था। मोहन और मिंटू एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मिंटू की बहन सरला भी मोहन को पसंद करती थी और वो नहीं चाहती थी कि मिंटू की शादी मोहन से हो।
इसीलिए शादी से कुछ दिन पहले सरला किसी बहाने मिंटू को दूसरे शहर भेज देती है ताकि वो शादी के समय पर घर पर वापस न आ सके। और उसके जाने के बाद सरला सबसे कह देती है कि मिंटू भाग गई है। घर वालों की इज्जत के लिए सरला की शादी मोहन से करवा दी जाती है और जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब उसके बाद वहाँ पर मिंटू आती है और बहन को अपने होने वाले पति की पत्नी बने देखकर मिंटू को बहुत बुरा लगता है और उसे सब कुछ पता चलने के बाद वो उन दोनों से बहुत दूर चली जाती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी मिंटू और उसके मन में एक दूसरे के लिए वही जगह बनी रहती है। लेकिन सरला ये कभी नहीं चाहती थी कि मिंटू और मोहन फिर से मिले, इसीलिए वो मोहन के साथ मिंटू से बहुत दूर शिफ्ट हो जाती है। मिंटू की कहानी सुनकर रागिनी कहती है, मौसी जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब तक आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मोहन ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है और अब मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन उसके साथ बिताना चाहती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता आप जो कर रही हैं वो सही है या गलत, लेकिन भगवान करे आपको आपकी बची हुई जिंदगी में प्यार वापस मिले। इतना कहकर अब रागिनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे और सभी के साथ नाश्ता करने मिंटू भी आती है और मोहन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, लगता है आजकल आपने खाना खाना कम कर दिया है, तभी इतने दुबले पतले हो रहे हो जीजा जी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अब भी पहले की तरह तरोताजा हूँ। लगता है तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता है। सो तो है, अब इस उम्र में आपकी चिंता नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तू कौन होती है मेरे पति की चिंता करने वाली? ये मेरा पति है तो इनकी देख रेख भी मैं ही करूँगी ना। अरे माँ जी, मौसी जी ससुर जी की साली हैं, तो वो उनसे मजाक कर रही हैं। आप भी ना बात बात पर सीरियस हो जाती हो। सब समझती हूँ इसे और इसकी मजाक को। बहुत चालाक औरत है ये। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन मिंटू मोहन से कहती है, सुनिए जीजा जी, आज मेरा बहुत मन है सिनेमा जाकर फिल्म देखने का, चलिए ना मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। नहीं, तुम दोनों फिल्म देखने के लिए नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन माँ जी, आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप यहाँ आराम करो। अभी डॉक्टर आते ही होंगे आपको ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। आप आराम करो। हाँ सरला, तुम जाकर आराम करो, मैं मिंटू को फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। बहू, तुम अपनी सास का ध्यान रखना। इतना कहकर मोहन मिंटू के साथ वहाँ से चला जाता है और यहाँ सरला को बार बार मिंटू और मोहन के बीच क्या हो रहा है इस बात की चिंता होती है। और कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आता है और सरला के हाथ से ग्लूकोज चढ़ाता है। इतने में सरला को नींद आ जाती है। वो सपने में देखती है कि मिंटू और मोहन सिनेमा हॉल में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और ये देखते ही सरला की नींद खुल जाती है और वो भागते हुए अपने हाथ से ग्लूकोज लेकर सिनेमा हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि मोहन वहां अकेला बैठा हुआ था और सरला उसे कहती है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मिंटू कहाँ है? वो चली गई। उसने कहा उसके यहाँ रहने से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए वो खुद हम सबसे दूर चली गई। ये फिल्म उसे बहुत पसंद थी, वो चाहती थी एक बार मेरे साथ ये फिल्म देखे, पर अचानक उसे कॉल आया और वो वापस किसी से मिले बिना ही चली गई। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने अपनी ही बहन को इतना गलत समझा। पहले मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अब उसे बहन का प्यार भी ना दे सकी। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अरे खुद को दोष देने से कुछ नहीं होगा, चलो अब घर चले। सरला को अपनी गलती का पछतावा होता है और वहीं मिंटू अपने जीजा और बहन से बहुत दूर चली जाती है ताकि वो दोनों पहले की तरह खुश रह सके। अनुषा तैयार होकर थैला लिए मार्केट के लिए निकल ही रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि 4 आदमी एक पलंग को लिए उसके दरवाजे के सामने खड़े हैं। उस शानदार पलंग को देखकर अनुषा कहती है, अरे भाई साहब, ये किसका पलंग लेकर आप हमारे दरवाजे पर खड़े हो गए? आने जाने का रास्ता तो छोड़िए। हम नहीं, बल्कि आप अंदर जाने के रास्ते से हट जाइए, क्योंकि हम ये पलंग यहाँ रखवाने आए हैं। मेरे घर में नया पलंग? नहीं नहीं भैया, हमने कोई पलंग नहीं मंगवाया, आपसे ही कोई गलती हुई होगी। पोपट मोहल्ला घनचक्कर गली विपुल निवास यही है ना? हाँ पता तो यही है, लेकिन
अरे मैडम, मैं पलंग लेकर सही पते पर पहुंचाऊं, तो अभी इसको अंदर रखवाने दो। बाद में पता करते रहना किसने मंगवाया था किसने नहीं। अरे जब मैं कह रही हूँ ये पलंग हमारा नहीं है तो। वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी सौतन काम्या वहाँ आकर कहती है, मेरा पलंग है ये भाई साहब, आप अंदर ले आइए इसे, वो सामने वाले कमरे में रख दीजिए। हाय दैया, ये तो मेरी सौतन का नया आलीशान पलंग है। वो आदमी पलंग कमरे में सेट कर काम्या से पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो काम्या अनुषा का हाथ पकड़ उसे कमरे में ले जाकर खुद पलंग पर बैठकर उससे पूछती है, तो कैसा लगा अपनी सौतन का नया पलंग? तुम्हारी हरकतें कुछ अजीब नहीं है? ऐसे खींचते हुए यहाँ ले आई और कहती हो कैसा लगा सौतन का पलंग। मन तो करता है इस पलंग के साथ तुम्हें घर से बाहर पटक दूं। ऐसा तो तुम अपने सपनों में कर सकती हो। खैर, शाम को जब विपुल आएगा तो इसी पलंग को देखकर उछल पड़ेगा। अपनी फालतू की बकवास कम करो और बेडरूम से किचन में प्रस्थान करो। मैं चली मार्केट सब्जी लेने। इतना कहकर अनुषा वहाँ से चली जाती है। अनुषा विपुल की पहली पत्नी थी और विपुल को काम्या से शादी काम्या की जान बचाने के लिए करनी पड़ी थी। अनुषा को अपनी सौतन फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन विपुल के कारण उसे एक ही घर में वो बर्दाश्त कर रही थी। सौतन का नया आलीशान पलंग देखकर जहां अनुषा को जलन होती है, तो वहीं काम्या पलंग आने के बाद दिन रात उस पर पड़ी रहती। ये देखकर अनुषा उससे और परेशान हो जाती है। एक रोज दोपहर के समय विपुल काम्या के पलंग पर जाकर सो जाता है। वो गहरी नींद में सो ही रहा था, तभी काम्या उसे सोता देखकर प्यार से उसके गालों पर किस करती है। ये सब दरवाजे पर खड़ी अनुषा देखती है और गुस्से में गंदा सा कपड़ा लिए वहाँ आती है और पलंग को जोर जोर से झाड़ने लगती है, जिससे विपुल की नींद खुल जाती है। तभी काम्या कहती है, ओ, खोपड़ी हिल गई है क्या तुम्हारी? सोते इंसान को जगा दिया। तुझे क्या, मैंने अपने पति को जगाया और वैसे भी दिख नहीं रहा, मैं तेरे बिस्तर से धूल साफ कर रही हूँ। ओ सफाई की अम्मा, जाकर घर की सफाई करना। धूल झाड़ने के लिए मेरा ही पलंग नजर आ रहा है क्या? क्या पलंग पलंग लगा रखा है? तुम सोतनों के चक्कर में मेरी नींद की ऐसी तैसी हो गई। लो झाड़ो झाड़ो जितना झाड़ना है, मैं चला हॉल में। अरे जाकर अपने कमरे में सोइए ना, आपको भी सोने के लिए मेरी सौतन का ही पलंग दिखा। इसके पलंग पर ये पसरी रहे चलेगा, लेकिन आप पसरने की कोशिश मत करना। तभी अनुषा वो गंदा कपड़ा उस बेड पर पटक कर विपुल को अपने साथ ले जाती है। बाहर जाते ही विपुल अनुषा से कहता है, क्या हो गया, इतना भी क्या गुस्सा? अरे मेरे दिमाग की ना दही मत करो, और तुम्हारे कारण सौतन झेल रही हूँ कम है क्या कि अभी इसके पलंग को भी झेलूं। पता है तुम्हें, सारा दिन अपनी पलंग पर आड़ी टेढ़ी होकर फैली रहती है और आज तुम ही उस पलंग पर जाकर पसर गए। आज के बाद अपनी सौतन के पलंग पर तुम्हें पाया ना तो जिंदगी भर किसी पलंग पर सोने नहीं दूंगी, फिर खाट लगाकर पड़े रहना छत पर। अनुषा गुस्से में विपुल का हाथ झटक कर चली जाती है। समय बीतता है और एक रोज जब अनुषा छत की तरफ जा रही थी तो देखती है कि काम्या पलंग की बेडशीट बदलते हुए खुद से कहती है, नई बेडशीट बिछाने के बाद तो पलंग कितना मस्त लग रहा है। आज तो बस मेरा विपुल, मैं और ये पलंग अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ, रोमांटिक वाइब आएगी। सजा ले और सजा ले, लेकिन तू जो चाहती है ना वो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि तेरे संग बस तेरा खाली पलंग ही होगा, देख लियो। तभी अनुषा रसोई में जाकर बहुत सारे पापड़ सेकती है और उन्हें एक बड़ी सी परात में लेकर चुपके से जब काम्या अपने कमरे में नहीं होती तो वहाँ जाती है और उसकी बिछाई बेडशीट हटाकर पूरे पलंग पर पापड़ बिछा देती है और फिर उसके ऊपर से बेडशीट बिछाकर पहले जैसा कर देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को जब विपुल ऑफिस से लौटता है तो काम्या उसके लिए पानी लेकर पहुँचती है। लो पानी पियो। आज तुम पानी ला रही हो, अनुषा कहाँ है? क्या हमेशा अनुषा अनुषा करते रहते हो, कभी मुझ पर भी ध्यान दे लिया करो। तुम पर गलती से ध्यान दिया था तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी, अभी एक गलती दोबारा थोड़ी करूँगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि पानी में बहुत स्वाद है। पानी में कौन सा स्वाद होता है? तुम भी ना देखो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के चक्कर में कहीं मेरे गुजर जाने की नौबत ना आ जाए। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हारे गुजर जाने से पहले भगवान मेरी सौतन को ना उठा ले, और तुम इसे मना क्यों कर रहे हो विपुल?
मजबूरी की ही सही, लेकिन ये है तो तुम्हारी दूसरी पत्नी ही ना, तो दे दो अपना थोड़ा समय से भी। क्या बात है, आज तुम भड़क नहीं रही? अपनी सौतन से कोई नफरत नहीं करनी क्या? अरे नफरत करके भी क्या उखाड़ लिया मैंने। हाँ ये भी सही है। विपुल, आओ ना मेरे कमरे में, पलंग पर बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। अरे पर मैं। ओह चलो भी। तभी वो विपुल को खींचते हुए कमरे में ले जाती है और अनुषा भी दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाती है। तभी काम्या उछल कर पलंग पर बैठती है और उसके बैठते ही पलंग से जोर जोर की चरचर की आवाज आती है और तभी काम्या फट से उठ खड़ी होती है और विपुल को पलंग पर धक्का देती है। विपुल के पलंग पे गिरते ही फिर चरचर की आवाज आती है। तभी काम्या कहती है, हे भगवान, मेरा पलंग कैसी अजीब सी आवाज कर रहा है। मुझे क्या पता, कहीं टूट वूट तो नहीं गया। अरे ऐसी कैसे टूट सकता है, कांच का थोड़ी ना है, प्लाईवुड का है। क्या हुआ, मेरी सौतन का पलंग बस बैठते ही चर चर करने लगा? ये तो होना ही था, सारा दिन इसी पलंग पर बसी रहती हो कि अब बैठने पर भी आवाज कर रहा है। तभी काम्या को बेडशीट की साइड से कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, तो वो झटके से पूरी बेडशीट को उठाकर देखती है तो देखती है कि सारे पलंग पर पापड़ बिछे हैं और वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो ये चरचर इन पापड़ों की थी, ये काम तुम ही कर सकती थी, तभी मैं कहूँ तुम आज ऐसी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही हो। बस करो तुम दोनों, और ये पलंग को लेकर तुम्हारे झगड़ों के चलते मेरे सर में दर्द होने लगा है। हटो यहाँ से, थके हारे इंसान को 2 पल शांति से बैठने को नसीब नहीं है। हाँ। तभी विपुल अपना सर पकड़े वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। सौतन और उसके पलंग से छुटकारा पाने के लिए एक रोज अनुषा काम्या के घर से बाहर जाने पर कारपेंटर को घर बुलाकर पलंग के अंजर पंजर ढीले करवा देती है। कुछ देर में जब काम्या घर लौटती है तो ठंडे पानी का गिलास लिए कमरे में जाकर जैसे ही पलंग पर बैठती है, उसके बैठते ही पलंग धंस जाता है और गिलास का सारा पानी काम्या के ऊपर गिर जाता है। वो बेचारी जैसे तैसे अपनी कमर को पकड़े उठती है। तभी अनुषा वहाँ आकर कहती है, सौतन रानी, खत्म हुई तेरे पलंग की कहानी। अगर अपना हाल इस पलंग जैसा नहीं चाहती हो तो बोरिया बिस्तर लेकर खुद को इस घर से चलता करो महारानी। हाय दैया, मेरी कमर इस जैसी जल्लाद के साथ यहाँ और रही ना तो इस पलंग की तरह एक दिन मैं भी बिखरी नजर आऊंगी। चल काम्या, निकल ले यहाँ से, जान रही तो विपुल जैसे और मिल जाएंगे। इतना कहकर काम्या अपनी कमर पकड़े सरपट वो घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।